morning to all of you. Today our chapter is electromagnetic wave. तो आज इस चैप्टर के बारे में कंप्लीट स्टडी करेंगे हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड। ओके, तो विद्युत चुंबकीय तरंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को हम लोग हिंदी में विद्युत चुंबकीय तरंगे कहते हैं। तो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या कि इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, इसे कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसका नेचर क्या होता है, इसके प्रॉपर्टीज क्या होते हैं और इसे कैटेगराइज कैसे किया जाता है, क्लासिफिकेशन कैसे करते हैं। ओके, फिर हम लोग इसके यूजेज के बारे में समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से। ओके, तो इंट्रोडक्शन को हिंदी में परिचय कहते हैं। इंट्रोडक्शन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये जो चैप्टर है, सबसे पहले इसी को समझेंगे कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। ओके, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को जब समय के साथ बदलते हैं तो खाली जगह में एक तरंग उत्पन्न होता है जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर द टाइम वेरिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दैट प्रोपागेट्स इन स्पेस। विद्युत चुंबकीय तरंगें समय के साथ बदलती विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र है जो अंतरिक्ष में फैलती है, ठीक है, जो कि फैल जाती है। ओके, अब कैसे होता है इस बात को समझिए। ये देखिए, इस फिगर से अच्छे से समझिए कि ये एक्चुअल में होता क्या है। ये फिगर आपको अच्छे से बता देगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है क्या। ठीक है, देखिए हो क्या रहा है। यहाँ हो रहा है कि हमारा एक डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड को दिखाया गया है और जेड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड को दिखाया गया है। अब देखिए, इसीलिए जो है इस तरह से ये देख रहे हैं साइन वेव की तरह से ये एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। ये अगर ये जेड है तो जेड में कौन जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड जा रहा है और इस तरह से वेरिंग है। ठीक है, समय के साथ वह बदल रहा है। कैसे टाइम बदल रहा है आपको इस फिगर में क्लियर दिख रहा होगा। ये जो है किस प्लेन में जा रहा है, इस प्लेन में। ये जो है उस प्लेन में जा रहा है जिसमें जेड जो है आपको परपेंडिकुलर है, ठीक है, और ये उस प्लेन में जा रहा है जिसमें वाई परपेंडिकुलर है। ठीक है, तो ये हमारा अगर ऐसा हो जाए, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर वाई में चला जाए और मैग्नेटिक फील्ड हमारा जेड में चला जाए तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का प्रोपागेशन गति किधर होगा, तो एक्स की ओर होगा, यानी डायरेक्शन ऑफ वेव इधर होगा। ठीक है, वेव जो गति करेगा वो इस तरह से इधर चला जाएगा वेव। ओके, और ये वेवलेंथ वगैरह दिखाया गया है इसका मतलब है क्या कि इसमें जो है आपको एक चीज और मैं बताया हूँ कि ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है वह कारण होता है कि हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है और वह एक्सेलरेटेड हो गया है। कैसा हो गया है, एक्सेलरेटेड, मतलब त्वरित हो गया है। तब जाकर के क्या होता है हमारा कि जब त्वरित हो जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जनरेट होता है। यह एक दूसरे से क्या है, परपेंडिकुलर है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के कारण से ही यह प्रोपागेट हो जाता है तो इसको मटेरियल मीडियम की भी आवश्यकता नहीं होती है और यह निर्वात में या खाली स्थान में भी मूव कर जाता है। यही वजह है कि यह जो है आपको, जैसे कि लाइट है, लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो इसको ट्रेवल करने के लिए मीडियम की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, और आप क्या देख रहे हैं, यह एक ट्रांसवर्स नेचर का वेव है। तो ये सारी बातें यहाँ पे लिखा हुआ है। देखिए, इन सब पॉइंट्स को बारी बारी से देखिए, सारे पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। ओके, देखिए सबसे पहला पॉइंट है आपका The electric field, magnetic field and direction of the waves are perpendicular to each other। कैसे होते हैं, विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं। इसके बाद यह जो है समीकरण से निकलता है। ये मैथमेटिकल समीकरण से इसको निकाला कौन, मैक्सवेल साहब ने निकाला, जिसको मैक्सवेल का समीकरण कहा जाता है। काफी इंपोर्टेंट समीकरण है और ये 4 समीकरण का बहुत इंपोर्टेंट है। देखिए, यही चारों समीकरण है और इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये 4 समीकरण कौन है। ऐसा नहीं है कि कुछ अलग से समीकरण दिया गया। इस समीकरण को इन्होंने जो है केवल जो है मॉडिफाई किया। ठीक है, इक्वेशन पहले भी दिया गया था, केवल जो है इन्होंने इसको मॉडिफाई किया और रिलेटेड टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किया। समझ रहे हैं बात को, क्या किया, मैग्नेटिक
वेव से संबंधित किया इन सबको। ठीक है, पहला इक्वेशन गॉस लॉ आप बहुत पहले पढ़ चुके हैं कि E इंटू डी ए इक्वल टू क्यू इनक्लोज बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। दूसरा इक्वेशन B इंटू डी ए इक्वल टू जीरो, गॉस लॉ ही है लेकिन मैग्नेटिज्म के लिए है, क्लोज लूप बनाता है, जीरो हो जाता है। और तीसरा इक्वेशन B इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई पढ़े थे आप, लेकिन एम्पियर साहब ने एम्पियर सर्किटल लॉ में थोड़ा मॉडिफिकेशन किया, ये जो है ये जोड़ा इसमें। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट डी फाई बटे डी टी को एडिशनल किया, जोड़ा, इसको कहते हैं डिस्प्लेसमेंट करंट। आगे थोड़ा देर के बाद आप डिस्प्लेसमेंट करंट के बाद पढ़ेंगे और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों ये जोड़े, क्योंकि उसमें कमियां था। एम्पियर सर्किटल लॉ हर जगह वैलिड नहीं हो रहा था, जिसके कारण से जो है मैक्सवेल ने इसको क्या किया, सुधार किया और ये एडिशनल टर्म इसमें दिया। फिर जाके फैराडेज लॉ भी आप जानते हैं कि E इंटू डी एल इक्वल टू माइनस डी फाई बी बाई डी टी होता है। ये मैथमेटिकली किसने दिया, मैक्सवेल ने दिया। ये चारों इक्वेशन जो है काफी इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है चारों इक्वेशन। इवन ऑब्जेक्टिव में भी ये पूछा जाता है, इसलिए आपको अच्छे से याद रखना है ये। लेकिन इन एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट को प्रूव ये नहीं कर पाए थे, इसको जो है दूसरे साइंटिस्ट ने प्रूव किया जिनका नाम था हर्ज। ठीक है, हर्ज ने एक्सपेरिमेंटली प्रूव करके दिखाया और इसमें इन्होंने क्या यूज किया था, स्पार्क गैप ऑसिलेटर यूज किया था। ये जो है हर्ज एक्सपेरिमेंट क्लास 11-12 लेवल का नहीं है, ये ग्रेजुएशन लेवल में होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके बारे में नहीं बता रहे हैं कि ये एक्सपेरिमेंट कैसे किया गया, इसका सिर्फ रिजल्ट याद रखना है कि जो ये प्रूव्ड है, एक्सपेरिमेंटली प्रूव है, प्रयोगशाला में जो प्रूव्ड किया था उन्होंने हर्ज ने किया था इन चीज़ों को प्रूव्ड। ओके, फिर जाकर के और भी साइंटिस्ट आए, अपना योगदान दिए इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से रिलेटेड। फिर जैसे बोस ने क्या बताया कि छोटा वेवलेंथ 5 mm to 25 mm भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। मार्कोनी ने बताया क्या कि ये सेवरल किलोमीटर तक ट्रेवल कर सकता है। और आपको मैंने पहले ही बता रखा है कि सोर्स ऑफ ईएमएफ वेव, सोर्स कहाँ से होता है और ईएमएफ वेव जो जनरेट कहाँ से होता है, तो यह त्वरित आवेशित कण के कारण से होता है, एक्सेलरेटेड चार्ज पार्टिकल के कारण से प्रोड्यूस होता है। ओके, अब हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि डिस्प्लेसमेंट करंट क्या होता है, विस्थापन धारा क्या होता है। तो अभी अभी हमने आपको बताया कि एक एडिशनल टर्म ऐड किया था, वो कैसे ऐड किया था और उसकी ज़रूरत कब हुई हमको, इन सब बातों को अब हम समझेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट करंट को डिफाइन कैसे करते हैं, परिभाषित कैसे करते हैं, तो द करंट प्रोड्यूसेस ड्यू टू चेंजिंग इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट करंट। अगर कोई चेंजिंग बदलने वाला विद्युत क्षेत्र हो, समय के साथ विद्युत क्षेत्र बदल रहा हो, तो उसके कारण से एक करंट प्रोड्यूस होता है और उस करंट को हम क्या कहते हैं, विस्थापन धारा कहते हैं। जब हमारा विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता है, क्या याद रखना है, जब विद्युत धारा समय के साथ, जब कोई विद्युत क्षेत्र समय के साथ बदलता है तो उसके कारण से एक धारा उत्पन्न होती है और उस धारा को हम लोग विस्थापन धारा कहते हैं। क्यों कहते हैं विस्थापन धारा, अभी आप इसको समझिए। ठीक है, इसके लिए एक सेटअप तैयार किया गया है। यहाँ देख रहे हैं एक कैपेसिटर को एक बैटरी से स्विच के द्वारा जोड़ दिया गया है। तो बैटरी से जुड़ा हुआ है तो करंट आ ही जाएगा। अब करंट जाएगा तो ये बीच में गैप होता है। ठीक है, एक यहाँ पॉजिटिव प्लेट होता है, यहाँ निगेटिव प्लेट होता है, इसके बीच में गैप होता है, पॉजिटिव और निगेटिव के बीच गैप होता है। इसका मतलब है कि इस गैप में जो है, इसको ऐसे समझ सकते हैं, जब कहीं कंडक्टर है, कंडक्टर में तो करंट आ ही जा रहा है, लेकिन अगर कहीं गैप हो गया है तो इसमें अगर हम कोई लूप लेंगे तो इस लूप से होकर करंट कितना जाएगा, आई 0 जाएगा। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ इसमें क्या हो जाना चाहिए था, 0 हो जाना चाहिए था। इधर तो होगा, ये लूप लेंगे तो यहाँ पे जो है आपको मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ जनरेट नहीं होगा अकॉर्डिंग टू
एम्पियर सर्किटल लॉ। क्यों? क्योंकि करंट ही हमारा इस में नहीं होगा, क्योंकि गैप है इस बीच में, ठीक है, कोई भी मेटेरियल मीडियम ही नहीं है, तो क्या हो जाना चाहिए, जीरो हो जाना चाहिए था करंट। लेकिन यहाँ तो मैग्नेटिक फील्ड पाए, जब हम मैग्नेटिक कंपास नीडल को इसके पास लाते हैं, S1 पे लाते हैं तो भी डिफ्लेक्ट होता है, और जब हम S2 पे लाते हैं तो भी डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब है कि करंट तो बता रहा है कि एम्पियर सर्किटल लॉ यहाँ जीरो होगा, लेकिन फिर मैं कंपास नीडल जो है यहाँ डिफ्लेक्ट होता है। इसका मतलब है क्या कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड आया है, और मैग्नेटिक फील्ड तभी आया होगा जब करंट होगा। तो ये जो करंट यहाँ पे है, ये गैप में जो करंट है, उसी करंट का नाम रखा गया डिस्प्लेसमेंट करंट, और एम्पियर सर्किटल लॉ के में यही टर्म मिसिंग था, जो कि बाद में मैथमेटिकल कैलकुलेशन के द्वारा एम्पियर साहब ने जोड़ा। ये एम्पियर का चारों इक्वेशन जो है काफी मतलब समझिए कि अच्छे स्टैंडर्ड लेवल का है चारों इक्वेशन, इसीलिए बार बार पूछा जाता है, काफी इंपॉर्टेंट इक्वेशन है। तो क्या हो गया, तो अब करंट जो है यहाँ पे हुआ, यहाँ पे करंट आया, तो कैसे आया, ड्यू टू चेंज इन इलेक्ट्रिक फील्ड आया। इलेक्ट्रिक फील्ड में चेंज कैसे आया, तो मैथमेटिकली अभी आप इस बात को समझेंगे। ये बगल में जो फिगर दिखाया गया है यहाँ, इसी को थोड़ा एक्सटेंड किया गया है, ठीक है, इसी कैपेसिटर को सिर्फ दिखाया गया है। एक बार लूप बाहर में लिए, एक बार लूप अंदर में लिए, ठीक है, यही एक लूप बाहर में है, एक लूप अंदर में है, तो दोनों जगह एम्पियर सर्किटल लॉ लगा करके देखेंगे तो बाहर में तो करंट आएगा, लेकिन यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो इसी को मॉडिफाई करके एम्पियर मैक्सवेल साहब ने इक्वेशन दिया। तो आइए देखते हैं कि ये किस तरह से किया इन्होंने, ठीक है। तो ये देखिए ये क्या किया, ये एम्पियर सर्किटल लॉ लगाया, इंटीग्रेशन ऑफ बी इंटू डी एल इक्वल टू म्यू नॉट आई इंटू टी, यानी आई जो है टाइम के साथ बदल रहा होगा, ठीक है, इसीलिए जो है आई इंटू टी दिए हैं यहाँ पे। तो अब बाहर में तो ये हो जाएगा, अंदर में क्या हो जाएगा, यही चीज जीरो हो जाएगा। अब देखिए टोटल लेंथ, अगर आप उधर आर डिस्टेंस अगर हम ले लिए हैं, यहाँ देखिए डिस्टेंस हम कितना ले लिए हैं, आर डिस्टेंस अगर ले लिए हैं, तो टोटल लेंथ इसका 2 पाई आर हो गया, तो वही 2 पाई आर यहाँ पुट कर दिए हैं इस इक्वेशन में, 2 पाई आर पुट कर दिया गया, इक्वेशन बी इंटू 2 पाई आर इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे जीरो हो जाना चाहिए था, लेकिन जीरो होता नहीं है एम्पियर सर्किटल ACL मतलब एम्पियर सर्किटल लॉ से, ठीक है, ये जीरो होता नहीं, ये सारी बातें लिखा हुआ है यहाँ पे, ओके। अब क्या हो जाएगा, कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट लगाइए। अब यहाँ पे कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट से क्या आप जानते हैं, कैपेसिटर के कॉन्सेप्ट से आप ये जानते हैं कि ई इलेक्ट्रिक फील्ड बराबर एप्सिलॉन बाय सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट होता है, और सिग्मा को क्यू बाय ए लिखते हैं, तो ई इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट हो गया। फ्लक्स कितना हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स E इंटू ए होता है फॉर्मूला, अगर मैग्नेटिक फ्लक्स रहता तो B इंटू होता, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की बात हो रही है। तो फाई ई इक्वल टू ई इंटू ए इक्वल टू क्यू बाय ए एप्सिलॉन नॉट हो गया, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा, तो क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट फाई ई का वैल्यू हो गया। अब आई इक्वल टू डी क्यू बटे डी टी होता है। अब यहाँ से इसको जो है डिफ्रेंशिएट कर दीजिए, टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट कर दिए, जैसे ही टाइम के साथ डिफ्रेंशिएट किए तो डी फाई ई बटे डी टी, और फाई ई का वैल्यू यहाँ से पुट कर दिए इसी में, तो यहाँ से क्या हो गया 1 बाय एप्सिलॉन नॉट क्यू इंटू डी क्यू बटे डी टी, और डी क्यू बटे डी टी को क्या कहते हैं, उसको करंट कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, करंट कहते हैं। इसी टर्म को देखिए, इस टर्म को देखिए, इसको डी क्यू बटे डी टी को आई कहते हैं। एप्सिलॉन को इधर लेके मल्टीप्लाई कर दिए तो एप्सिलॉन नॉन डी फाई ई बाय डी टी इक्वल टू आई हो गया। ये जो आई निकला है ना, वो किसके कारण से आया है, मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स के चेंज के कारण से आया है। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी चेंज क्यों हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है चेंज कर रहा है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज कर रहा है, उस वजह से हो रहा है। तो ये जो करंट आया है, ये करंट मिसिंग था, किसमें, एम्पियर सर्किटल लॉ में मिसिंग था ये, ठीक है, उन्होंने इसको ली ही नहीं पाया था, तो आकर के इसको किसने ऐड किया, मैक्सवेल साहब ने ऐड किया, और इसी का नाम दिया गया क्या, इसी करंट का नाम दिया गया डिस्प्लेसमेंट करंट, इसीलिए आई डी इक्वल टू इतना हो गया,
ठीक है। तो अब टोटल करंट कितना हो जाएगा, IC प्लस IT इक्वल टू इतना। तो अब समेशन ऑफ आई जो है हम लगाए यहाँ पे, समेशन ऑफ आई में क्या, IC प्लस ID। अगर आप कैपेसिटर की बाहर की बात करें तो उसमें ID 0 होगा और कैपेसिटर के अंदर में IC 0 होगा। IC क्या है, तो कंडक्शन करंट है, यानी कंडक्टर में जब करंट फ्लो होता है तो उसको कंडक्शन करंट IC बोलते हैं। तो ये हमारा हो गया किसके बारे में, डिस्प्लेसमेंट के बारे में। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट करंट किसको कहते हैं और ये कैसे निकलता है, ये हो गया। ओके, अब आते हैं नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या प्रकृति है। ठीक है, ये सारी बातें डिस्कस हो चुकी है, कुछ विशेष बात इसमें है नहीं। ठीक है, सारी बातें मैंने डिस्कस किया है, इसका भी ये फिगर भी पहले भी बनाए थे आप। इसमें क्या दिखाए हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और प्रोपागेशन ऑफ EM वेव जो है, तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होते हैं। तो यही है, आवृत्ति भी इसकी क्या रहती है, समान रहती है। एन इलेक्ट्रिक चार्ज ऑसिलेटिंग विद द फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूसेस EM वेव ऑफ सेम फ्रीक्वेंसी। अगर कोई चार्ज ऑसिलेटिंग कर रहा है तो वह सेम नेचर का, सेम फ्रीक्वेंसी का जो है क्या करेगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूस करेगा। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, देखिए ये सारी बातें हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, बार बार रिपीट होगा ये सब चीज़ें। विद्युत चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत होते हैं और प्रसार की दिशा में होते हैं। इसके बाद है ये इक्वेशन है। ठीक है, ये इक्वेशन देखिए, ये इक्वेशन जो है किस तरह से आया हुआ है। ये इक्वेशन हमारा क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड को बताता है। इलेक्ट्रिक फील्ड x में और मैग्नेटिक फील्ड y में। तो कैसे लिखते हैं, तो EX इक्वल टू E0 साइन KZ माइनस ओमेगा टी। तो क्या बता रहा है, EX में अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लिख रहे हैं तो E0 साइन वेव में आपको लिखना है, और यहाँ k का वैल्यू, इसमें k जो यूज हुआ है 2 पाई बटा लेमडा होता है, इसका वैल्यू 2 पाई बटा लेमडा होता है। और ठीक है, तो अब इसको प्रोपागेशन ऑफ वेव को कैसे दिखाते हैं, v बराबर लिखते हैं ओमेगा बाई के, यही कांस्टेंट वाला के, ओमेगा बाई के। तो ओमेगा इक्वल टू सी इंटू के हो जाएगा। ओमेगा को 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, न्यू लिखते हैं, इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा इंटू सी हो गया। यहाँ से सी इक्वल टू न्यू इंटू लेमडा, यानी फ्रीक्वेंसी इंटू वेव लेंथ हो गया। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट इक्वेशन को हम लोग यूज करते हैं। इस इक्वेशन को हम लोग पहले भी देख चुके हैं। अब मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड एक दूसरे से रिलेट होता है कैसे, V0 इक्वल टू E0 बटे C से। ये फॉर्मूला हो गया, इसको भी याद रखना है। अगर हमारा RMS होगा वैल्यू तो अब B RMS इक्वल टू E RMS बटे C हो जाएगा। और जो EMF वेव दाब कहीं लगाता है उसको विकिरण दाब कहते हैं। जो प्रेशर एग्जर्ट करते हैं EMF वेव, उसको रेडिएशन प्रेशर कहते हैं। तो ये सब क्या था, उसका नेचर है वैसा। ठीक है, अब इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, ये सब इम्पोर्टेंट है। ओके, ध्यान देना है हमेशा। प्रॉपर्टीज ऑफ EMF वेव क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, नेचर क्या होता है, इस सबको आपको ध्यान में रखना है। ये सब ऑब्जेक्टिव यहाँ से पूछा जा सकता है, सब्जेक्टिव भी क्वेश्चन आ सकता है आपको। प्रॉपर्टीज ऑफ EMF वेव, EM तरंगों के गुण, क्या गुण है इसके, दे आर सेल्फ सस्टेनिंग ऑसिलेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इन फ्री स्पेस और वैक्यूम। वे मुक्त स्थान या निर्वात में विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र में के आत्मनिर्भर दोलन करते हैं, मतलब अपने आप दोलन करते हैं। ठीक है, शो द ट्रांसवर्स नेचर, ट्रांसवर्स नेचर को दिखाता है। मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है, नो मटेरियल मीडियम इज नीडेड फॉर इट्स प्रोपागेशन। इसके मोशन के लिए, इसके प्रोपागेशन के लिए हमको मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए। EM वेव आर नॉट डिफ्लेक्टेड इन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, ये डिफ्लेक्ट ही नहीं होते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड में। वेलोसिटी कैसे दिया जाता है, तो वेलोसिटी v इक्वल टू 1 बटे रूट अंडर म्यू इंटू एप्सिलॉन नॉट से दिया जाता है। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितना होगा, तो 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। एक और इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टीज है कि EM वेव पोलराइज्ड होता है। EM वेव को पोलराइज्ड किया जा सकता है, मतलब जो अलग अलग डायरेक्शन में जाता है उसको एक डायरेक्शन में कर सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैरी एनर्जी एंड मोमेंटम लाइक द अदर वेव, जैसे दूसरे वेव जो है एनर्जी कैरी करता है, उसी तरह से ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी एनर्जी और मोमेंटम को अपने साथ ले जाता है।
ठीक है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और इसमें जो ऊर्जा में संबंध होता है वो मोमेंटम P इक्वल टू U बटा C, ऊर्जा इक्वल टू C होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रेशर क्रिएट करता है। इंटेंसिटी कैसे दिया जाता है, I इक्वल टू C इंटू म्यू एवरेज से दिया जाता है। ओके, तो ये सब प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इसके बाद एक इम्पोर्टेंट बातें और है इसमें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है, बहुत इम्पोर्टेंट है ये भी। तो क्लासिफिकेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव अकॉर्डिंग टू देयर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ के बेसिस पे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का क्लासिफिकेशन करते हैं तो इसी को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहा जाता है, विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम कहा जाता है। वर्णक्रम है। तो कैसे होता है, तो इसको जब हम किसी स्पेक्ट्रम से पास कराते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, तो वो कई सारे रे देते हैं। वह जो है वेव कौन कौन सा होगा, यही होगा रमी लक्स जी। कौन कौन होगा, रमी लक्स जी। आर का मतलब हो गया रेडियो वेव, एम का मतलब हुआ माइक्रोवेव, आई का मतलब हुआ इंफ्रारेड रेडिएशन। इसके बाद एल का मतलब हो गया विजिबल लाइट, अल्ट्रा वायलेट रे। यू का मतलब हो गया, एक्स का मतलब हुआ एक्स रे और जी का मतलब गामा रे। इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं आप, गाड़ी XUV इज नॉट माई रेंज। गाड़ी XUV इज नॉट माई रेंज। ये जो XUV गाड़ी है वो काफी महंगी होती है, सबकी बस की बात नहीं होती है, इसीलिए लिखा हूँ कि गाड़ी XUV इज नॉट माई रेंज, मतलब हमारे रेंज में यह नहीं है। XUV गाड़ी हमारे रेंज में नहीं है। और गाड़ी XUV, गाड़ी का पहला लेटर G है और G मतलब क्या, गामा रे, ये याद रखना है आपको। X का मतलब एक्स रे, U का मतलब अल्ट्रा वायलेट रे, V का मतलब वायलेट लाइट और I का मतलब क्या, I का मतलब इंफ्रारेड रेडिएशन और M का मतलब माइक्रोवेव्स, R का मतलब रेडियो वेव। अगर इस ऑर्डर में आप लिखते हैं तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है और ये फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है, इसलिए इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ हो गया। अगर कहीं फ्रीक्वेंसी कमता है तो वेवलेंथ बढ़ता है, अगर वेवलेंथ बढ़ेगा तो फ्रीक्वेंसी घटेगा। इसको इस तरह से भी दिखाते हैं। इसको हम जो है इस टेबल में भी दिखाए हुए हैं, इसको अच्छे से आप देख सकते हैं। ओके, इस टेबल में भी आप फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ एंड डिफरेंट वेवलेंथ है, इसको आप इस तरह से देख सकते हैं। ओके, ये देखिए फ्रीक्वेंसी आपको हर्ट्ज में दिखाया गया है, वेवलेंथ मीटर में है। और ये अगर आप नीचे से ऊपर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता जाएगा और वेवलेंथ के केस में क्या होगा, ऊपर से अगर आप नीचे से ऊपर जा रहे हैं तो क्या होगा, ये घटता जाएगा, क्योंकि फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरे से उल्टा होता है। ठीक है, तो इस ऑर्डर में अगर पानी जो नीचे है उसका फ्रीक्वेंसी क्या है, कम है, और जो ऊपर है गामा रे का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है लेकिन वेवलेंथ कम होगा। ठीक है, इस तरह से कई सारे ऑर्डर दे रहे हैं और इसमें इन सारे ऑर्डर में केवल जो है विजिबल रीजन ही है जो हम अपने ह्यूमन आई द्वारा देख पाते हैं, बाकी रे को नहीं देख पाते हैं। विजिबल से ना तो ऊपर के को देख पाते हैं ना नीचे को, केवल 400 nm से 700 nm के बीच हम लोग देख पाते हैं। इसके बाद की रे को हम लोग देख नहीं पाते। हमारे आसपास बहुत सारे रे निकलते हैं, वो सारे रे हमको दिखाई नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि ये विजिबल रीजन में नहीं पाया जाता। इसका वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी विजिबल रीजन में नहीं होने के कारण हमें दिखाई नहीं देता है। ठीक है, अन्यथा अगर इसके रीजन में जो रहेगा, इसके रीजन में जब रहेगा तो हमको दिखाई देगा। जैसे ये 400 से 700 जब होगा तो ये 7 कलर हमको दिखाई देता है, लेकिन बाकी कोई भी रे दिखाई नहीं देगा। ओके, तो इस तरह से क्या हो गया, तो ये सारी बातें हमको क्या बताता है, ये सारी बातें हमको बताता है कि वेव जो है कई तरह के हो सकते हैं। ठीक है, ये लॉन्ग वेव भी होता है, शॉर्ट वेव होता है। लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव जो है, लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव का ऑर्डर जो है वो अलग अलग होगा। लॉन्ग वेव का ऑर्डर देखिए, लॉन्ग वेव और शॉर्ट वेव का ऑर्डर इस जगह दिया गया है, तो आपको ये भी याद रखना है कि लॉन्ग वेव का ऑर्डर कहाँ कहाँ है और शॉर्ट वेव का ऑर्डर कहाँ से कहाँ तक है।
ओके, तो इस तरह से ये आपको ये बता देगा कि किस रे का ये जो टेबल है आपको ये बता देगा कि किस वेव का फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ कितना है, तो इसको भी ध्यान में रखना है। ओके, हालांकि इसमें आपको सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आपको ऑर्डर याद रखना है, और ऑर्डर याद रखने के लिए क्या याद रखेंगे, गाड़ी XUV इज नॉट माई रेंज। ओके, या दूसरा भी तरीका है, आपको क्या याद रखना है, ये भी याद रखने से हो जाएगा, रमी लक्स जी से भी आप याद रख सकते हैं। तो ये वे है याद रखने का। ऑर्डर के बेसिस पे यहाँ से जो क्वेश्चन आता है वो इस तरह से आता है कि गामा रे का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा या एक्स रे का ज़्यादा होगा। तो जब आपको ऑर्डर याद रहेगा तो उस ऑर्डर पे आप ये पता कर लेंगे कि गामा रे का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा या एक्स रे का। वेवलेंथ या फ्रीक्वेंसी में से जो भी आपको पूछेगा आप बता सकते हैं जब आपको ऑर्डर याद रहेगा। साथ में ये पता रहेगा कि किधर से किधर जाते हैं तो फ्रीक्वेंसी बढ़ता है और किधर से किधर घटता है। अगर आप याद रखते हैं, मैंने आपको बता दिया है यहीं पे कि अगर आप याद रखते हैं गाड़ी XUV इज नॉट माई रेंज, इसका मतलब है कि ये जो ऑर्डर है डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो इसको याद रखना है कि ये जो है डिक्रीजिंग ऑर्डर है, यानी कि क्या है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी है, यानी फ्रीक्वेंसी किसका ज़्यादा होगा तो गामा का ज़्यादा होगा और रेडियो का कम होगा। ओके, वेवलेंथ जस्ट उल्टा हो जाएगा। इस तरह से यहाँ से सारे ऑब्जेक्टिव आपसे बन जाएंगे। ओके, इसके बाद जो है डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेटिक वेव एंड प्रोडक्शन एंड यूजेज दिया गया है कि डिफरेंट वेव जो है कितना उसका वेवलेंथ है, प्रोडक्शन कैसे किया जाता है, किस मेथड से किया जाता है, केवल ये याद रखना है। ज़्यादा डिटेल में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, केवल इतना याद रखेंगे कि अगर कोई वेव है तो उसका प्रोडक्शन कैसे होता है और उसका यूज कहाँ किया जाता है। ओके, इस टेबल में ये सारा बात लिखा हुआ है, आपको इसको देखना है कि कौन सा वेव का यूज और प्रोडक्शन किस मेथड से किया जाता है। केवल अगर क्वेश्चन भी आएगा तो आपको जो है 2 मार्क्स में क्वेश्चन आएगा या फिर ऑब्जेक्टिव आता है यहाँ से, तो ज़्यादा इसमें कुछ है नहीं। आप इस पूरे टेबल को देख लेंगे और ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, तो ये छोटा सा चैप्टर है लेकिन यहाँ से ऑब्जेक्टिव रहता ही रहता है, इसलिए जो है इस चैप्टर को आप 1-2 बार जो है अच्छे से पढ़ जाइए। इसके बाद सारे क्वेश्चन यहाँ से बन जाएंगे। ओके, ठीक है, तो क्लासेस को यही समाप्त कर रहे हैं। थैंक यू सो मच।